अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति में आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला दिया, जो क्रीमीलेयर का उल्लेख किया, आखिर ये पूरी कहानी क्या है? इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर ये वो वर्गीकरण किस तरह की बात कही जा रही है और आखिर ये क्रीमीलेयर क्या होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो बड़े आप लोग न्यूट्रल हुआ करिएगा, उसके पॉजिटिव पॉइंट देखा करिएगा, नेगेटिव पॉइंट देखा करिएगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी फैसला आता है, चिंताएं भी उससे जुड़ी रहती हैं, उससे फायदे भी जुड़े रहते हैं। अब आप देखिए, जब से फैसला आया, बहुत सारे राजनेता, राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इन समुदायों की आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है जो जो उन्हें आरक्षण मिला हुआ है, उसी आरक्षण में से जो लोग आप देखते हैं कि उसमें अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में पिछड़े हुए हैं, उनको अलग से उसी में से आरक्षण का कुछ हिस्सा दे सकती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मेहता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की बेंच के 6 न्यायाधीशों ने SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध भी किया। ऐसे आप लोग इस तरह से समझिए, एक परिवार में 5 बेटे हैं। अब आप देखिए, जिसकी अच्छी स्थिति है उसे वो संपत्ति ना देकर जिनकी बुरी स्थिति है उन्हें दे दिया जाए, उन्हें दे दी जाए, यानी कि पांचों की वो संपत्ति है। लेकिन आप देखते हैं कि जिसकी खराब स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए वो वर्गीकरण कर दिया जाए, तो उसी तरह की बात हो रही है। अब आप लोग यहाँ एक और सवाल खड़ा करोगे, पक्का करोगे कि भैया वो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ क्यों थी, 6 की हो जाती, 8 की हो जाती, ये विषम संख्या क्यों रखी जाती है? अब आप मान लीजिए कि अगर 7 की जगह 6 होती और 3 उसके पक्ष में होती, 3 उसके विपक्ष में होते, तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो कम से कम विषम संख्या इसलिए रखी जाती कि बहुमत या तो उसके पक्ष में होगा या उसके विपक्ष में होगा। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमीलेयर, ये आप देखिए, क्रीमीलेयर का प्रावधान होना चाहिए और यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC पर वर्ग पर लागू क्रीमीलेयर के प्रावधानों से अलग होना चाहिए। क्रीमीलेयर कहने का मतलब है कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, जिन्हें अब जरूरत नहीं है, उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर OBC में है, पिछड़ा वर्ग में है आप लोग, कि अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आपसे कहा जाता है क्या आप क्रीमीलेयर में आते हैं, और आप S लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो फीस बढ़कर जनरल कैटेगरी के बराबर हो जाती, आरक्षण नहीं मिलता फिर आपको। इस फैसले को लेकर कई पहलुओं की तरफ लोगों का ध्यान गया। क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर देने की जरूरत है? यह प्रावधान OBC वर्ग में क्रीमीलेयर से कैसे अलग हो सकता है? क्रीमीलेयर के पक्ष और विपक्ष में लोगों की क्या तर्क है? क्रीमीलेयर पर कोर्ट ने क्या कहा? अनुसूचित जनजाति में क्रीमीलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के 4 न्यायाधीशों ने अपनी राय दी है। और क्रीमीलेयर के से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यानी कि कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मायावती चीफ मिनिस्टर रही है उत्तर प्रदेश की, अब देखिए उनके परिवार को आरक्षण ना मिले क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी सुधर गई, ये यही कहा जा रहा है। और वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा लागू है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के संबंध में पदोन्नति में क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू किया गया है। संविधान पीठ के सदस्य VR गवई ने इस बारे में कहा कि सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमीलेयर लागू करने के लिए कुछ मानदंड तय करने चाहिए। OBC अनुसूचित जनजाति के लिए मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। एक और बात आपको बता दूं, अब देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में से कोई IAS है, IPS है, अब उसके बच्चों को आप देखते हैं कि आरक्षण की जरूरत तो नहीं लगती है क्योंकि उसके बच्चों को VIP शिक्षा मिलेगी, VIP व्यवस्था मिलेगी। लेकिन उसी जाति में आप देखते हैं कि ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आप देखते हैं पढ़ाई अच्छे से नहीं मिल पा रही होगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छे से नहीं मिल पा रही होंगी, उन्हें आरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण हो सकता है। और लेकिन क्रीमीलेयर के मानदंड क्या होंगे?
और इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मानदंड का उल्लेख किया है जिसका उपयोग अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर एक छात्र सेंट स्टीफंस या फिर किसी अन्य शहरी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक छात्र ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है तो इन दोनों छात्रों को एक समान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसका आप देखते हैं कि शिक्षा कहीं और से मिल रही है और उसकी शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ी है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति या जनजाति पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन मानदंड अलग होने चाहिए। अब आप देखेंगे कि वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि एससी एसटी समुदायों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। निसंदेह ये केवल न्यायाधीशों की टिप्पणियां थी, इसलिए भविष्य में तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगी, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का मुद्दा नहीं था। और देखिए इस पर राजनीति भी खूब होगी। अब ये वर्गीकरण किस तरह से होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया। चूंकि वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लिहाजा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है, नीतियां बनाते समय इन टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण भी है। पिछड़ापन मापदंड के मापने के मानदंड, तो वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने इस फैसले का विरोध भी किया है और प्रकाश अंबेडकर ने एक्स पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुसूचित जाति के तहत पिछड़ेपन को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड पर चुप है। वह कहते हैं कि ईवी चेन्नैया फैसला अभी भी मजबूत है। भले ही आरक्षण के तहत श्रेणी को 6-1 से बरकरार रखा गया था, लेकिन यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ ही है फैसला। आरक्षण से न केवल एससी एसटी ओबीसी को लाभ होता है बल्कि सामान्य श्रेणियों को भी लाभ होता है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दक्षिण भारतीय फिल्म निर्देशक पारंजीत ने भी अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जाति एक सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है, आर्थिक स्थिति का जाति पर कोई असर नहीं पड़ता है। और रंजीत ने लिखा कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करना सामाजिक न्याय के लिहाज से एक नकारात्मक कदम होगा। अनुसूचित जनजातियों को दिया गया आरक्षण उनकी आबादी की तुलना में पहले से ही पर्याप्त नहीं है। क्या होगा असर इसका? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अनुसार सुनाए गए फैसले के बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील संगराज रूपवते ने कहा, सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने एक बार फिर अदालत की आड़ में वही किया जो चाहते थे। यह एक ऐसा फैसला है जो हमें जाति विहीन समाज से दूर ले जाता है और अनुसूचित जाति जनजाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देना 6 न्यायाधीशों की एक बड़ी गलती है। जस्टिस वेला त्रिवेदी की ही एकमात्र असहमति की संवैधानिक कानून का सही पुनर्कथन है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के बारे में संगराज रूपवते बोले कि इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या क्रीमी लेयर के प्रावधानों को अनुसूचित जाति जनजातियों पर लागू किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों और परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं है उनके लिए क्रीमी लेयर के प्रावधानों में कुछ बदलाव किया जा सकता है। संगराज रूपवते इसके पीछे का कारण बताते हैं। अगर हम महाराष्ट्र पर विचार करें तो अनुसूचित जाति श्रेणी में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं। इनमें नवबौद्ध या जिन्हें महार कहा जाता है, चरमकार और मातंग, ये 3 जातियां हैं और इनमें से नवबौद्ध समाज पर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप है। लेकिन अगर हम इन 3 समुदायों की तुलना करें तो नवबौद्धों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है और यही कारण है कि उनके आंकड़े अपेक्षाकृत ऊंचे हैं, लेकिन वर्गीकरण इसका समाधान नहीं है। रूपवते ये भी कहते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विभाजित और विघटित करके शासक वर्ग के लिए हमेशा के लिए शासन करने का दरवाजा खोल दिया गया और अब इन जातियों और जनजातियों को एकजुट करना लगभग असंभव है। यह लकड़ी के लिए एक पूरे पेड़ को काटने जैसा है। ऐसा लगता है कि इससे जाति व्यवस्था और मजबूत होगी। क्रीमी लेयर लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में राउंड टेबल इंडिया मराठी के संपादक राहुल गायकवाड़ ने कहा, क्रीमी लेयर को लागू करने से निष्पक्ष और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ही दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद आप देखते हैं कि होती है। और उपवर्गीकरण के बारे में राहुल गायकवाड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए उपवर्गीकरण से एक ही श्रेणी की जातियों के बीच संघर्ष हो सकता है। साथ ही इस उपवर्गीकरण के मानदंड स्पष्ट नहीं है। अगर इस तरह से वर्गीकरण किया जा गया तो ऐसा हो सकता है कि किसी जाति समूह को वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राहुल गायकवाड़ के मुताबिक अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त डेटा आधार नहीं है। समाज में आर्थिक या प्रशासनिक प्रगति से जाति कहीं नहीं जाती है और हमने देखा कि हमारे राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
आरोप है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से सिर्फ कुछ खास जातियों को ही फायदा हुआ है। बेशक आंकड़े अक्सर बताते हैं कि लोग अभी भी बड़े पैमाने पर आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इस बारे में राहुल गायकवाड़ ने कहा कि एक समाधान जातिवार जनगणना करना और जनसंख्यावार नीतियों को लागू करना है। इसके लिए ऐसी जनगणना जरूरी है। मानवाधिकार ये आप देखिए कार्यकर्ता वकील बौद्धि राम टेके का मानना है कि अगर हम संवैधानिक प्रावधानों से हटकर एकता पर विचार करें तो इस फैसले से पहली बार दलित आंदोलन में फूट पड़ गई। अगर हम अनुसूचित जनजातियों पर विचार करते हैं तो मान लीजिए कि फायदा न बौद्ध या फिर महार समुदाय के लोगों को मिलता है, लेकिन 100% महारों में से केवल 2 से 3% को ही ये सभी रियायतें दी गई हैं और ऐसी परिस्थिति में उपवर्गीकरण शेष 98% दलितों के साथ अन्याय होगा। बौद्धि रामटेक के मुताबिक जिन लोगों की आय थोड़ी अधिक है उन्हें आरक्षण लाभ के दायरे में से बाहर कर दिया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर लागू करने की बजाय एक वैकल्पिक नीति बनानी चाहिए। किन्हें मिलेगा लाभ? तो हालांकि कुछ विश्लेषक इन सिफारिशों का समर्थन भी कर रहे हैं। लहूजी शक्ति सेना के प्रोफेसर डॉक्टर डी कांबले कहते हैं कि दरअसल एससी वर्ग में 59 जातियां हैं और आरक्षण का लाभ केवल मुट्ठी भर लोगों को ही मिल रहा। और इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि जिन लोगों को आरक्षण से आर्थिक लाभ हुआ है उन्हें अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। मातंग विस्तार संघर्ष समिति के सदस्य अजीत केसरालिकर ने कहा कि महाराष्ट्र में साहू फुले अंबेडकर के अनुयायियों के रूप में रहने वाले लोगों ने 1965 में इस वर्गीकरण को नजरअंदाज कर दिया। अगर हम महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली 59 जातियों पर विचार करें तो एक या इसमें से 2 जातियां उन्नत हैं, बाकी इस विकास से वंचित हैं। केसरालिकर ने बताया कि अगर आरक्षण का लाभ समान रूप से वितरित किया जाए तो अगर हाशिए पर पड़े लोगों को मौका मिले तो उनका भी सर्वांगीण विकास हो सकता है। मेरा मानना है कि इससे जाति समानता की स्थापना में मदद मिलेगी, इसलिए इसका स्वागत है। मैंने कहा ना कि अब बहुत सारे लोग पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग विरोध में हैं। क्रीमी लेयर क्या है और ये कब शुरू हुआ? तो भारत में क्रीमी लेयर ओबीसी के अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है, पिछड़े वर्ग को। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है। अब देखिए, क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि गर्म दूध करते हैं ना, तो क्रीम आ जाती तो उसे हटा देते हैं, यानी कि आरक्षण मिल चुका है, अब रहने दीजिए। क्रीमी लेयर की अवधारणा इंदिरा साहनी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश की गई थी, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि ओबीसी में उन्नत वर्गों को आरक्षण का लाभ का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वर्ग के वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए। इसके मुताबिक 8 लाख से अधिक आय वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। यह आय सीमा सरकार की ओर से समय समय पर संशोधित भी की जाती है। और इसके अतिरिक्त ग्रुप ए ग्रुप बी सेवाओं में उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे संपन्न पेशेवरों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के मालिक परिवारों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया गया। क्रीमी लेयर के सदस्य सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों सहित ओबीसी के लिए आरक्षित लाभों के लिए पात्र नहीं है। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन अब कोर्ट इस ऐतिहासिक सिफारिश के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। अब देखते हैं बाकी क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है, सरकारें क्या करती हैं राज्यों में भी। तो यही कहानी है उपवर्गीकरण की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग।